बताइए। बीट्स हमें कब जानकारी होगी, कब हम ओरिजिनेट करते हैं? जब दो साउंड वेव्स होती हैं उनके बीच में स्लाइट डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी होती है और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं और सुपरपोज करते हैं। तो रिजल्टेंट जो वेव्स हमें निकल के आती है तो उसमें क्या होता है, उसमें पीरियडिकली जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वेरी करता है, वो अप्स एंड डाउन होता रहता है, कभी राइज करेगा कभी फॉल होगा। तो इस टाइप का जो होगा ना, अगर इस तरह से वेरिएशन अगर वो नजर आता है तो वहां बीट्स का जनरेट होता है। तो एक सिंपली अगर डिफिनेशंस की बात करते हैं तो यू कैन डिफाइन बीट जस्ट लाइक एज ए पीरियडिक वेरिएशन in the intensity of the sound due to two identical waves slightly different in their frequency superpose, then they will generate a beat, right? पीरियडिक वेरिएशन में टाइम के साथ कभी बढ़ना कभी घटना जो साउंड की इंटेंसिटी होती है तो उसको बोलते हैं पीरियडिक वेरिएशन। पीरियडिक वेरिएशन इन द साउंड वेव्स। टू साउंड वेव्स, अगर दो साउंड वेव होंगे स्लाइटली डिफरेंट होंगी इन फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होंगी, अगर उनको सुपरपोज करते हैं वो ट्रेवल करते हैं सेम डायरेक्शन में, राइट, और सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, अलॉन्ग सेम पाथ पे कह सकते हो आप। तो जब उनको सुपरपोजिशन होता है तो हमें जो है बीट्स का जनरेशन आता है। तो कह सकते हो वन राइज एंड वन फॉल contributes one beats, एक बार साउंड बढ़े एक बार घटे तो एक बीट का जनरेशन होता है, राइट। फिर उसमें क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कहते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सुपरपोजिंग वेव्स। टू सुपरपोजिंग में जो दो वेव्स होती हैं जिनके बीच में स्लाइट डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी होती है, उनको डिफरेंस लेते हैं तो हमारा क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी निकलती है। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी V1 है, दूसरी साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी V2 है, उनका अगर डिफरेंस लेते हैं तो हमारे बीट निकल के आती है। इसी को बोलते हैं साउंड बीट, राइट। तो इसकी एक कंडीशन होती है, कोई बीट जो है ऑडिबल कब होगी, जब दो साउंड वेव्स के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है उनका डिफरेंस अगर जो है लेस देन 10 होगा तो वो जो है बीट ऑडिबल होगी, राइट। अगर उन दो साउंड वेव से बीच जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है मोर देन 10 होगा तो बेसिकली वो जो बीट होगी ऑडिबल नहीं हो सकती, राइट। तो ये कंडीशन होती है, दो साउंड वेव्स के बीच में जो फ्रीक्वेंसी हो वो लेस देन, जो डिफरेंस हो लेस देन 10 होना चाहिए। अगर मोर देन 10 होगा तो वो ऑडिबल नहीं होगा, राइट। तो ये थोड़ी सी डिफिनेशन बीट के बारे में, बीट्स बोलते हैं। अच्छा जो ये पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अभी फर्दर इसको हम एनालिटिकली जो प्रूव करेंगे B1 माइनस B2 ये कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो और भी क्लियर हो जाएगा। पहले जो इनिशियल कंडीशन क्या होता है, बीट्स जनरेट करने के लिए दो साउंड वेव्स होनी चाहिए जिनके बीच में जो है फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस हो स्लाइटली होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, वो ट्रेवल करें सेम पाथ पे सेम डायरेक्शन में। जब वो सुपरपोज करेंगी तो हमें बीट्स का जनरेशन होता है। बीट का जनरेशन कैसे होगा, पीरियडिक चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपरपोज, देन यू विल गेट बीट्स, राइट। वन राइज एंड वन फॉल कंट्रीब्यूट्स वन बीट, ठीक है। तो ये सिंपली डिफिनीशन हो गए, ये माइंड में हमेशा होना चाहिए। ये जो कंडीशन भी मैंने बता दी, दो साउंड वेव्स के बीच में अगर बाय द वे उनका जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का 10 है, लेस देन 10 है, तो वो बीट्स जो ऑडिबल होगी। अगर मोर देन 10 होगा तो वो
ऑडिबल नहीं होगा। ये थोड़ा कंडीशन माइंड में होना चाहिए, राइट। कैसे जो है एनालिटिकली जो है हम कैसे देखते हैं, कैसे फॉर्मेशन कैसे करते हैं, राइट। तो अगर दो साउंड वेव्स हैं, स्लाइटली उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस स्लाइटली डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी में, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और ओवरलैप करते हैं, तो क्या होता है, वेरिएशन इन द साउंड होता है। वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स होती है, अप्स एंड डाउन जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ बीट से लाती है। तो अभी हम फॉर्मेशन ऑफ बीट हमें एनालिटिकली अगर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, अब ये क्या देखते हैं कि दो साउंड वेव्स आप लेते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है स्लाइटली डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड सेम है और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, और किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो है उसको उनका जो डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे तो होगा ही जहां से उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो पहले फिर साउंड वेव के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे साउंड वेव के लिए जो है डिस्प्लेसमेंट y2 है। अगर इनको बाय यूजिंग ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स करते हैं, तो दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन जनरेट होता है 2a cos 2 pi v1 minus v2 टाउ 1 माइनस टाउ v1 बार बार निकल जाता है, बट डोंट वरी, दिस इज टाउ 1 माइनस टाउ 2 फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी साइन टाउ 1 प्लस टाउ 2 अपॉन 2 इंटू टी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ बीट्स का इक्वेशन होता है। इसमें अगर हम पहले ही हमने नोटिस किया था कि जो इनकी जो दो साउंड वेव्स हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी है स्लाइटली डिफरेंट है। सपोज v1 इज ग्रेटर देन v2, तो हमारा ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मॉड्यूलेटेड बोल सकते हैं, मॉड्यूलेटेड, और इसको बोल सकते हैं एवरेज। ऐसा कर सकते हैं। तो हम ये वाला जो पार्ट है टोटल हो सकता है हमारा जो है एम्पलीट्यूड को शो करेगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो है काफी टाइम के साथ बहुत स्लोली जो है यानी कि वेरी करेगा, और इसकी वजह से जो है काफी रैपिडली होगा, पीरियडिक होगा। इसकी वजह से जो है टाइम के साथ जो इसका जो वेरिएशन होगा, आर का वेरिएशन टोटल आर लिखते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड दिस वन। तो हम अब थोड़ा सा कुछ नोटिस करते हैं कि एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड हमारा जो है, हमने इक्वेशन तो निकाल ली बीट्स का, ये इक्वेशन निकाल ली, इसको जो है मॉड्यूलेटेड बोल दिया, इसको एवरेज बोल दिया फ्रीक्वेंसी। अब हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जीरो जिसे कहते हैं कि मैक्सिमम कब होगा, तो cos 2 पाई जो मॉड्यूलेटेड वाला पोर्शन होगा वो प्लस माइनस 1 हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है हमारी जो एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम होगा। cos 2 pi tau modulated into t plus this one into t is equal to plus minus 1, 2 pi tau modulated into t is equal to n pi। तो हमारा t की वैल्यू निकल आएगी, t is equal to n अपॉन tau 1 minus tau 2 is equal to, मतलब ये हमारा इक्वेशन जनरेट हो गया। यहां से जो t निकाल देंगे ना, मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी हम पुट कर देंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ पुट कर देंगे, तो पाई पाई तो कट जाएगा, तो टी हमारा यहां से निकल आएगा एन अपॉन v1 माइनस v2। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए हमारा जो है टाइम के लिए जो है हमारा रिलेशन जनरेट होगा टी इक्वल टू एन अपॉन v1 माइनस v2। अगर हम एन की वैल्यू 0 रख दें तो हमारा क्या निकल के आएगा, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा टाइम, और अगर हम एन की वैल्यू 1 रख देते हैं तो 1 अपॉन टाउ 1 माइनस टाउ 2 आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा। इसी तरीके से हम देख रखते चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि टाइम इंटरवल कैसे निकल सकता है। टाइम इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा कि क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा टी इक्वल टू 1 अपॉन टाउ 1 माइनस टाउ 2, टाउ 1 माइनस टाइम 2, दिस इज टाइम इंटरवल, राइट। ये इक्वेशन हमारा जो है निकालना जरूरी होता है।
फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए जब पुट करेंगे एन पाई और टाउ मॉडरेटर वाले पोर्शन को रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू एन अपॉन v1 माइनस v2 आएगा। और जैसे हम एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारा टी की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो टाइम इंटरवल जो है यहां से निकल सकता है 1 अपॉन टाउ 1 माइनस टाउ 2 हो जाएगा, राइट। तो अब हम ऐसा भी निकाल सकते हैं टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए तो है इक्वेशन। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा कितना हो जाएगा 1 अपॉन टाउ 1 माइनस टाउ 2। ये इक्वेशन हमारा निकालना बहुत जरूरी है, माइंड में रखना बहुत जरूरी है भाई। ये हमारे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन आ गया, सॉल्व किया तो टाइम आ गया। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा तो 1 इससे माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो यही तो आएगा, नहीं कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम 1 अपॉन टाउ 1 माइनस टाउ 2 निकल के आएगा। इसी तरीके से मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए किस कंडीशन को फॉलो करेंगे, मिनिमम जो है कब होगा एम्पलीट्यूड हमारा कि ये वाले cos 2 पाई टाउ मॉडुलेटेड इंटू टी इक्वल टू 0 हो जाए। वो कब होगा, जो हमारा cos 90 की वैल्यू जो है 0 होती है तो 2 पाई जिसमें जैसा होगा मॉडुलेटेड है ना सच 2 होगा टाउ 1 माइनस टाउ 2 डिवाइडेड 2 इंटू टी 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सो सॉल्व कर लेंगे तो टी इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2 टाउ 1 माइनस टाउ 2। ये इक्वेशन हमारे लिए जैसे मैक्सिमम के लिए उसमें था तो ये मिनिमम के लिए हो गया। और दिस इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा। टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 v1 टाउ 1 माइनस टाउ 2। इसी तरीके से 3 अपॉन 2 टाउ 1 माइनस टाउ 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी निकाला जाए तो क्या होता है बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बीट जनरेटेड इन पर यूनिट टाइम। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं अगर बात हो वी बीट टाउ बीट। बीट फ्रीक्वेंसी हमारी कब हो कैसे होगी, नंबर ऑफ बीट जनरेटेड बाई पर सेकेंड 1 अपॉन टी होगा। टी की वैल्यू आप पुट कर दो तो v1 माइनस v2 आ जाएगा। मतलब बीट फ्रीक्वेंसी जो है हमारी v1 माइनस v2 आ जाएगी, जो हमें निकालना है बीट्स के लिए, राइट। तो ये इस तरीके से हम जो है कि नंबर ऑफ बीट्स या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा जनरेट कर सकते हैं। फिर हम जो है बीट फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, राइट। तो हमारा बीट फ्रीक्वेंसी v1 माइनस v2 अगेन आ गया, राइट। तो समझ में आ गया होगा कि बीट्स क्या होती हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या निकालते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं एनालिटिकली बीट फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वैसे कंप्यूटेशन प्रूफ तो नहीं आता है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रूफ हमें आइडिया रहेगा तो हम जो है क्लियरली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कैसे हम जो है बीट फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेशन को जनरेट करते हैं। और टाइम इंटरवल बिटवीन मैक्सिमा, टाइम इंटरवल बिटवीन मिनिमा, ये सब जनरेशन जब जनरेट कर लेंगे तो हमें जो है बीट फ्रीक्वेंसी निकालना आसान हो जाता है, राइट। तो कुछ प्रैक्टिकलिटी हम देखेंगे अभी बीट्स के बारे में, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। फिर इस पे क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली हर कंपटीशन में, चाहे वो नीट हो या आपके जेईई मेंस हो, क्वेश्चन एक जरूर आता है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली करना पड़ेगा और अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, राइट। नाउ हमने अभी जो डिफिनेशंस में देख लिए कि बीट्स होते क्या है। बीट्स सिंपली क्या होता है, उसमें पीरियाडिक वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स स्लाइटली हैविंग, जो उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी का जो स्लाइटली डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, उनको सुपरपोज करते हैं तो हमारा जो है पीरियाडिक वेरिएशन ऑफ जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है वो हमें निकल के आता है, वो हमें जो बीट्स को जनरेट करता है, राइट। तो अब हमें जो है बीट्स का एप्लीकेशन देखना है कि बीट्स का जो हमारा जो है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। फर्स्ट में हमारा देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। सपोज दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, वो ए
और बी, ए का जो फ्रीक्वेंसी है टाउ 1 और बी की जो फ्रीक्वेंसी है टाउ 2, जो अननोन है। अगर इस अननोन फ्रीक्वेंसी को पता करना है तो हमें कैसे पता करना है? बाय यूजिंग ऑफ बीट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करके हम जो है अननोन फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, लोडिंग ऑफ द मेथड, फाइलिंग मेथड। लोडिंग में क्या होता है, सिंपली अननोन जो फ्रीक्वेंसी जो अननोन होती है ट्यूनिंग फॉर्क की, उसके प्रोंग में कुछ वैक्स को लोड कर देते हैं सो दैट उस फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए। अगर मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों को मैंने साउंडेड किया सपोज, और दोनों साउंड जो है बी बीट्स जो जनरेट करते हैं, तो इट कुड बी कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, टाउ 2 इक्वल टू टाउ 1 माइनस बी हो सकता है या टाउ 1 प्लस बी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सपोज जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो अगर मान लो जो ट्यूनिंग फॉर्क फर्स्ट है ए है उससे अगर ज्यादा है तो हम वैक्स लोड करते हैं सो दैट उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए, सो दैट बीट फ्रीक्वेंसी को जो है हमें डिफरेंस लाना है, बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी जो है वैक्स लोड करने के बाद अगर डिक्रीज करती है, अगर ये अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है बी, राइट, इसके प्रोम में हम वैक्स लोड करते हैं, राइट, अगर बीट फ्रीक्वेंसी हमें जो है निकल के जो आती है अगर वो डिक्रीज करती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी टाउ 2 इक्वल टू टाउ 1 प्लस बी होगा। दोनों को जब वैक्स लगाने के बाद उसको दोनों को साउंडेड करते हैं साथ में, फिर हम जो है फ्रीक्वेंसी जो है ऑब्जर्व करते हैं, फिर हमें जो बीट फ्रीक्वेंसी निकलती है। और बीट फ्रीक्वेंसी अगर मान लो क्या नाम है डिक्रीज करती है तो अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, टाउ 2 इक्वल टू टाउ 1 प्लस बी। अगर इसी तरीके से अगर हम वैक्स जो अपलोड करते हैं, अगर जो बीट फ्रीक्वेंसी अगर मान लो इंक्रीज करती है तो हमारा जो अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, टाउ 2 इक्वल टू टाउ 1 माइनस बी। ये तो हमारे फंडे क्लियर होना चाहिए, इसी पे क्वेश्चन बन के आते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो दूसरा मेथड फाइलिंग मेथड, प्रॉम्प्ट को जो है फाइल कर देते हैं। फाइल मतलब एक लैंग्वेज होती है जैसे उसको रेट देना, फाइलिंग करना। तो अगर फाइलिंग ऑफ अननोन जो ट्यूनिंग फॉर्क उसके प्रॉम्प्ट को फाइलिंग कर दिया गया, अगर उसकी जो करने के बाद हम फिर दोनों को साउंडेड करते हैं और बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अगर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है तो अननोन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाउ 2 इक्वल टू टाउ 1 माइनस बी हो जाएगी। अगर अननोन जो बीट फ्रीक्वेंसी बाय द वे बढ़ती है, मतलब फाइलिंग करने के बाद दोनों को साउंड साथ में करते हैं, फिर हम जो है फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही होती है तो अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी का कितना हो जाएगा, टाउ 2 इक्वल टू टाउ 1 प्लस बी, ऐसा हो जाएगा। तो ये थोड़े से फंडे हैं, फ्रॉम माइंड में रखने पर स्लाइटली थोड़ा सा है ट्रिकी तो नहीं बोल सकते, फ्रॉम माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी। कब जो है बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, अगर वो बढ़ता है तो कैसे निकालेंगे, कम होता तो कैसे निकालेंगे, राइट। तो ये थोड़ा माइंड में रखना है। सच स्लाइडली अगर एक दो बार कर लेंगे क्वेश्चन को तो आसानी से माइंड में हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या होता है, ट्यूनिंग जो बीट्स का जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। अगर मान लो देखते हो ना कभी जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में क्या होता है, लोग साउंड को क्या करते हैं, ट्यून करते हैं, स्टैंडर्ड जो साउंड को से जो उसको मैच कराने के लिए ट्यूनिंग करते हैं साउंड को, तो वहां उस बीट्स को जो यूज करते हैं। इसी तरीके से कलरफुल इफेक्ट देते हैं म्यूजिक में, एक म्यूजिक अलग है दूसरी में दूसरा इफेक्ट डालना होता है, तो वहां भी इसको बीट्स के जो हम इसको यूज करते हैं, ओवरलैपिंग कराते हैं। तीसरे में डिटेक्शन ऑफ मास गैस इन द माइंस, किसी माइंस में जो है मास गैस है या नहीं है उसका भी बीट्स मेथड से जो है हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसे थोड़ा आइडिया लेना है, पता है, सो ज्यादा क्लियर डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, राइट। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है लो फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर जो हमें बनाना होता है, V1 माइनस V2 टाउ 1 माइनस टाउ 2 की जो प्रॉपर्टी होती है यानी कि बीट्स की, उसको यूज करते हैं लो ऑसिलेटर बनाने के लिए, राइट। तो ये सारे हैं, थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। ये तो वैसे थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, माइंड में थोड़ा रखने की जरूरत पड़ेगी। ये सारे हैं, इनमें जो है आपको क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन लगता है, राइट।
तो उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे तो हो सकता है कुछ आपको तो कंफ्यूजन रह गया होगा, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन तो करेंगे इसके ऊपर, राइट। लाओ कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बीट्स के ऊपर, ताकि कुछ जो कंफ्यूजन है उसको दूर हो जाते हैं। इसी के साथ इसको जो बीट्स वाले पोर्शन तो हम खत्म ही कर लेते हैं न्यूमेरिकल का करके, राइट। आप देखिए ऐसे हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं सच। एक तो जेई 2005 में आ चुका है, ये भी जो है जेई में आ चुका है क्वेश्चन। पहला क्या कहता है, 2 ट्यूनिंग फार्क हैं आपके पास, 2 ट्यूनिंग फार्क हैं, वो साउंडेड साइमल्टेनियसली। तो क्या करते हैं, 4 बीट्स पर सेकेंड हर्ट, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन कोई एक टेप है जो दूसरा वाले ट्यूनिंग फार्क है उसके प्रोंग पे वो अटैच कर दिया गया। फिर अगेन जो हमने साउंडेड किया दोनों साथ में, तो क्या हुआ, 6 बीट पर सेकेंड हर्ट, 6 बीट पर सेकेंड हर्ट, यही आपको सोचने की जरूरत है। देन अब सपोज जो ट्यूनिंग फार्क फर्स्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, तो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ट्यूनिंग फार्क, मतलब अननोन फ्रीक्वेंसी जो है ट्यूनिंग फार्क की जो हमें निकालनी है। अब आपको नोटिस करना है 6 बीट्स पर सेकेंड जो है, मतलब जैसे कहते हैं ना बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। जब बीट फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाती है तो आपका क्या होता है, अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे निकलते हैं, वी टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ 1 माइनस बी, यही तो है हमारे पास। तो कितना हो जाएगा, टाउ 1 कितना है हमारे पास 200 माइनस कितना हो गया 4 बीट्स 196। आपको यहां नोटिस क्या करना है, जो बीट फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई और पहले जो साइमल्टेनियसली जब वो साउंड किया गया है तो फ्रीक्वेंसी 4 बीट्स आता है पर सेकेंड, तो नॉर्मल यही होगा हमारे पास। तो अननोन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाउ 2 इक्वल टू टाउ 1 और टाउ 1 माइनस बी, पहले अपना 4 था, 4 में कर दीजिए 196 हर्ट्ज हो गया। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ट्यूनिंग फार्क, राइट। इसी तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था कि एक ट्यूनिंग फार्क है, वो 4 बीट्स देता है व्हेन साउंडेड विथ ए ट्यूनिंग फार्क जिसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज, 4 बीट्स देता है। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, प्लस माइनस 5, यही हो सकता है, प्लस माइनस 4। दूसरा अगेन इट साउंडेड विथ अनदर जिसकी फ्रीक्वेंसी 514, तो प्लस की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 14 प्लस माइनस 6। मतलब जब दूसरे वाले ट्यूनिंग फार्क के साथ उसको साउंड किया गया तो 6 बीट पर सेकेंड जो है कि बीट फ्रीक्वेंसी से आपने ऑब्जर्व किया, तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी। इसको कैसे निकालोगे, प्लस कितना हो जाएगा 5 16 और 508, यही तो होगा। इस केस में कितना होगा 520 हो सकता है, 520 हो सकता है, और कितना होगा 508। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसमें जो तो कॉमन होगा ना, ये फ्रीक्वेंसी हो जो कॉमन फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो जो है दैट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार्क ए। सी ऑफ ए कितनी हो जाएगी जो कॉमन है दोनों में 508, ये आपका हो जाएगा, हर्ट्ज निकल के आ जाएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
कुछ करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी निकाल आई। इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो दोनों में जो भी चीज कॉमन निकाला है वही हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, राइट। तीसरा हमारा क्वेश्चन कहता है किसी, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कुछ और भी फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। इन ये एक्सपेरिमेंट ट्यूनिंग फॉर्क और सोनीमीटर जो है गिव 5 बीट्स पर सेकेंड when length of the wire was 1 meter and 1.05 meter. Calculate the frequency of fork. इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको थोड़ा दिमाग में जो पास्ट फॉर्मूले हैं उनको माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू 1/L, इजंट इट, ये है हमारे पास। अरे कहीं कोई भी हम निकालते रिलेशन हमारा तो ये होता ही है। तो हाँ, अगर हम V1 माइनस V2 कर लें तो ये क्या निकल के आ जाएगा, L2 माइनस L1 निकल के आ जाएगा। दोनों के लिए हमारे L1 और L2 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या निकाल सकते हैं आप, अगर लेंथ जो है L1 ग्रेटर देन L2, तो ये इससे अगर ऐसा है तो क्या हो सकता है, V1 अगर जो है लेंथ जो है L1 हमारे पास जो क्या दिया हुआ है, लेंथ L1 इज लेस देन है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है, L1 इज लेस देन L2, तो V2 क्या होगा हमारा, V2 विल बी लेस देन V1, यही तो होगा, जैसा कुछ हो जाएगा इसका। अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और हमारे पास रिलेशन है टाउ इज इक्वल टू 1/L, रिलेशन हमारा है, इससे हम अगर V1/V2 नहीं लेते और इससे हमारा ऑब्जर्वेशन करना है कि जो लेंथ दी हुई है 1 मीटर दी हुई है, 1.0 मीटर दी हुई है, तो लेंथ जो L1 जो है, अगर L1 जो है यानी कि इसमें अगर देखा जाए दिया हुआ है, अगर L1 इज ग्रेटर देन L2, ठीक है, अगर L1 जो ग्रेटर देन L2 है, इसका अपोजिट होगा, सॉरी हमारे पास जो दिया हुआ 1 मीटर L1 दिया हुआ है, L1 इज लेस देन L2, तो V1 जो है टाउ1 जो है ग्रेटर देन जो होगा टाउ2। इसी थोड़ा सा ध्यान सोचने की बात है, जब हमारा दिया हुआ ऑलरेडी L1 और L2 ये है, L1 इज लेस देन L2, तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V1 क्या हो जाएगा, यानी टाउ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ1 ग्रेटर देन टाउ2 हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि टाउ1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी है हमारे उसकी फॉर्क की टाउ, तो टाउ1 प्लस 5, और इसके लिख देखते हैं टाउ माइनस 5 इजकल टू L2 कितना है 1.05/1। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क आ जाएगा। भाई इस रिलेशन को यूज करना है आपको, यू आर हैविंग ए रिलेशन टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, तो इससे टाउ1/टाउ2 निकाल लोगे L2/L1, चूंकि आप पे दिया हुआ है। अगर बाय द वे इस रिलेशन से यूज करते हैं, अगर लेंथ L1 इज लेस देन L2, ठीक है, तो लेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो इसलिए टाउ1 इज ग्रेटर देन टाउ2। तो हम अगर बात तो फ्रीक्वेंसी आपकी जो है ट्यूनिंग फॉर्क की बाय द वे 5 है, ये उसमें क्या है मतलब टाउ है, तो उसमें जो बीट्स है यानी कि टाउ1 के लिए आप यानी कि टाउ1 के लिए जो है ये लिख लोगे आप टाउ प्लस 5, फिर इसके लिए टाउ2 के लिए हो गए, मतलब अकॉर्डिंग लेंथ के हिसाब से उसको लिख लोगे आप टाउ माइनस 5, L1 की जगह पे ये लिख लोगे आप,
राइट। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी टाउ की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेथड में कोई कहने की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी से हमें यूज करना है। अगर ऐसा ये फॉर्मूला इस तरह दिया हुआ तो हम इसको रिलेशन निकाल लेंगे और उस जो नंबर ऑफ बीट्स जो है उसमें हम फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे और इस क्वेश्चन में रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। आपका जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क आ जाएगा। तो दीज आर 3 क्वेश्चंस, थोड़ा सा हमने यूज किए हैं। तो और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और भी मेरे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं और यूज करेंगे। ये 3 क्वेश्चन बीट्स में मैंने करे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्लाइंग ऑल दिस थिंग, और आप लोग और भी क्वेश्चन आप बीट्स के बारे में यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट है जो कंपटीशन में आ चुके हैं। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें और अप्लाइंग ऑल दिस थिंग, जो भी ये मेथड यूज किया है उसको करते जाए। ठीक है।